गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। लेकिन आज हम जो टॉपिक करेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल और नॉन मेटल की बाद में करेंगे। आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये क्या होती है जिसके अंदर भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो भी होगा, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जब क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, तो जब मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल आपको पता है कौन से होते हैं? मेटल वो होते हैं जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होते हैं, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, अब ज़्यादा रिएक्टिव, जो उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जब क्या कर देंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब मोर रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव को हटा के और उसकी जगह ले लेगा, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसमें आपका कैसे, एक एक्टिविटी के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। आपने एक बिकर लेना है, ठीक है, और उस बिकर में आपने क्या करना है, आपने उस बिकर के अंदर डाल देना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर का क्या सिंबल होता है, Cu, और सल्फेट का होता है SO4। ठीक है, तो आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आपने इस बिकर में डाल दिया। उसके बाद आप इस बिकर के अंदर जो है जिंक को भी डाल दोगे, जिंक सॉल्यूशन को भी, यानी कि आप डाल दोगे। जब आपने जिंक को भी डाल दिया इसके अंदर, तो क्योंकि जिंक जो होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या कर देगा, जिंक जो है इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के और सल्फेट के साथ रिएक्ट कर देगा। मैंने कहा था ना कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जब भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कॉपर था वो लेस रिएक्टिव था, जिंक क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसने क्या करा, इस कॉपर को हटा के और खुद जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, देखो दोबारा बताती हूँ आपको इसमें कैसे कैसे। सबसे पहले एक बिकर लेना, आपको एक क्या लेना है, बिकर लेना है। आपने एक बिकर लिया, बिकर के अंदर आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4, जिसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, आपने ये करा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाल दिया। फिर आपने उसके बाद आपने इसमें ऐड कर दिया जिंक को। ठीक है, आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, जिंक को। तो आपने अब क्या क्या लिया, रिएक्शन आप लिखते रहोगे साथ साथ। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, प्लस में आपने जिंक डाल दिया उसके अंदर। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो जिंक है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे, कॉपर से। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा इस रिएक्शन, यानी कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के और सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, खुद सल्फेट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, क्योंकि जो जिंक था वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तो इसने क्या करा, कॉपर को, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे। अब ये मोर रिएक्टिव है, इसने क्या करा, कॉपर को हटा के और SO4 के साथ खुद रिएक्ट कर गया। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना दिया इसने, खुद जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, कॉपर के पैलेट जो होंगे वो नीचे देखने को मिलेंगे, बॉटम में जम जाएंगे, कॉपर को अलग कर देता है कॉपर। और खुद क्या बन गया, अब Zn जो है SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, ZnSO4। ठीक है, बन गया ना ZnSO4, क्योंकि जिंक थी, जो जिंक है आपका वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव ने क्या किया, लेस रिएक्टिव को निकाल दिया सॉल्यूशन में से। ठीक है, यानी कि कॉपर को निकाल दिया, और क्या बन गया उससे,
देखो खुद क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया ना, जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर को इसने अलग से निकाल दिया। तो ये आपकी रिएक्शन है, इसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, कि जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से निकाल देगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और खुद रिएक्ट कर जाएगा। इसने इस सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल दिया और खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट करके और क्या बना दिया, ZnSO4, और अलग से क्या निकाल दिया, कॉपर को निकाल दिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करता है किसके, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। ऐसे ही इसके अंदर दिया हुआ है कि जो जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कि जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर देंगे अनदर मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। आप यहाँ पर लिखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, तो वो कैसे लिखोगे, जब मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से, उसके सॉल्यूशन में से, ठीक है। जैसे कि आपने एक बीकर के अंदर देखा कि जिंक ने रिप्लेस कर दिया, किसको कर दिया, कॉपर को, और खुद कहाँ से किया था, उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, और अब कैसा हो गया, डिसअपीयर हो गया ब्लू कलर। क्यों हो गया, क्योंकि जो कॉपर है वो अब नीचे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। कॉपर क्या है, अब नीचे डिपॉजिट हो गया, और सल्फेट के साथ कौन रिएक्ट कर गया, जिंक, जिसने क्या बना दिया, ZnSO4। यहाँ पर क्या आ गया, कॉपर, और एक बीकर में आपने डाला क्या क्या था, जबकि CuSO4 प्लस में जिंक डाला था। अब इस जिंक ने इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, ZnSO4, और कॉपर को अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बॉटम में, ठीक है। फिर आप इसकी रिएक्शन राइट करोगे तो CuSO4 के साथ जब आपने जिंक रिएक्ट करवाया है तो जिंक ने रिएक्ट करके SO4 के साथ क्या बना दिया, ZnSO4, और कॉपर को अलग निकाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और जो रिएक्शन दी हुई है आपको वो राइट करनी है। अब ऐसे ही आपने क्या लेना है, एक बीकर लेना है जिसके अंदर क्या है, CuSO4 है, और उसमें आपने आयरन नेल्स डाल देने हैं। जैसे ही आप आयरन के नेल्स डालोगे तो आयरन क्या करेगा, आयरन भी इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन में आयरन डाला तो अब ये क्या बन जाएगा, FeSO4, क्योंकि इसने भी अब कॉपर को अलग से निकाल दिया और खुद क्या बन गया, FeSO4, ठीक है। तो जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को, उसी को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है, एक और रिएक्शन आपको दी गई है, उसमें आपको दिया गया है आयरन सल्फेट, आपको दिया गया है आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। तो आपने अब क्या करनी है, इन सब की रिएक्शन खुद से राइट करनी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। और मैं आपको ये बता दूंगी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, पूरी एक टेबल होती है, उससे आपको पता लग जाएगा कि सबसे रिएक्टिव कौन से होते हैं और लेस रिएक्टिव कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरी टेबल होगी, सबसे फर्स्ट होगा पोटेशियम, फिर होगा सोडियम, ठीक है। और ये टेबल कैसे वैरी करेगी, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट पोटेशियम, फिर सोडियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम उससे कम रिएक्टिव होगा, ऐसे ही नीचे नीचे जाते जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिएक्शन जो है वो राइट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब आपको क्या करने हैं, मेटल और नॉन मेटल के यूजेस बताने हैं। तो मेटल, आपको पता है मेटल क्या होते हैं, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज से कम होते हैं, एक तो ये पॉइंट पता लग गया। और मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं इसलिए मेटल का यूज़ जो है वो मशीनरी में किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, ठीक है, और एरोप्लेन्स को बनाने में भी किया जाता है। यानी कि कुछ मशीनरी बनाने में, कुछ ऑटोमोबाइल्स को बनाने में, एरोप्लेन को बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, कुछ इंडस्ट्रियल गैजेट बनाने में, सैटेलाइट्स को बनाने में भी जो है मेटल का यूज़ किया जाता है। और कुछ जो है घर के अंदर जो कुकिंग के बर्तन होंगे ना, कुकिंग यूटेंसिल्स, उनमें भी जो है मेटल का यूज़ किया जाता है। कुछ वाटर बॉयलर्स होंगे उसमें भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है। अब आपको मेटल का पता लग गया कि मेटल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। कुछ मशीनरी बनाने में किया जाता है, कुछ ऑटोमोबाइल्स को बनाने में किया जाता है, जैसे व्हीकल्स होते हैं ना, कार, बसेस, इन सब को बनाने में किया जाता है, एरोप्लेन बनाने में भी किया जाता है, और मेटल का यूज़ ट्रेन बनाने में किया जाता है। उसके बाद जो है यूजेस जो है नॉन मेटल के कौन कौन से होते हैं। तो जो नॉन मेटल है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। एक नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है ना, कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 और 5, ठीक है, सॉरी 2 और 6। अब इसके आउटर मोस्ट शेल, ये क्या है इसकी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या है आपका नॉन मेटल। और ये जो ऑक्सीजन है, आप क्या करते हो जब भी आप ब्रीथ करते हो तो आप इसको इनहेल करते हो ना, तो वही है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, ठीक है, हर लिविंग बीइंग के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं जब भी सांस लेते हैं उसको ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, तो वो उस नॉन मेटल को इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के टाइम पर। फिर नेक्स्ट है, कुछ नॉन मेटल का यूज़ जो है वो फर्टिलाइज़र्स के लिए किया जाता है, ठीक है, कुछ नॉन मेटल का यूज़ कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइज़र में किया जाता है, ताकि प्लांट की ग्रोथ को इन्हेंस किया जा सके। आपको फर्टिलाइज़र्स का पता है ना, मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी आपको बताया कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। तो वो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल। अब आप कहोगे नाइट्रोजन कैसे नॉन मेटल है, तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 5, तो 5 क्या है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो 4 से कितने हैं ज़्यादा, इसलिए क्या है नॉन मेटल, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका क्या है नॉन मेटल, और ये नाइट्रोजन इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स की तरह किया जाता है, कहाँ पर, प्लांट के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स में किया जाता है प्लांट के अंदर, ताकि प्लांट, आप क्या करते हो फर्टिलाइज़र्स छिड़कते हो ना प्लांट्स पर या क्रॉप पर, ताकि वो अच्छे ग्रो करे, तो इसी नॉन मेटल का यानी कि नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स के अंदर, ताकि प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करवाया जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी, यानी कि जो पानी होता है ना, पानी को प्योरीफाई करने के लिए बहुत जगह से, जैसे रिवर से, नदियों से जो पानी आता है ना, उनको जो है क्लोरीनेशन, उनका क्लोरीनेशन करवाया जाता है, यानी कि क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन से ट्रीट करवाया जाता है, और क्लोरीन आपका क्या है नॉन मेटल, ठीक है। तो क्लोरीन का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, प्योरीफिकेशन प्रोसेस के लिए किया जाता है, तो क्लोरीन आपका क्या है नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल कैसे है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7। अब कितने हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 7, 4 से ज़्यादा हैं, इसलिए क्या नॉन मेटल, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, प्योरीफिकेशन प्रोसेस के लिए। अब कुछ जो है आपका, कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज़ पर्पल कलर सॉल्यूशन में किया जाता है, ठीक है, यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन, जिसको कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, एक एंटीसेप्टिक की तरह आपके वाउंड पर। आपको जब भी चोट लग जाती है तो चोट लगने पर एंटीसेप्टिक लगाते हो ना, तो वो कैसा होता है पर्पल कलर का सॉल्यूशन, वो किससे मिलके बना होता है, आयोडीन नॉन मेटल से, ठीक है, किससे मिलके बना होता है, आयोडीन नॉन मेटल से। और जो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज़ क्रैकर्स बनाने में, पटाखे बनाने में किया जाता है, जैसे कि सल्फर का, फोस्फोरस का, कुछ इन नॉन मेटल्स का यूज़ जो है क्रैकर्स बनाने में किया जाता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप कुछ और जो है मेटल और नॉन मेटल के यूजेस जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हो। आपको मेटल के और नॉन मेटल के यूजेस पता लग गए, मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो मैंने आपको बताई है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको वो पता होना चाहिए, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं सिर्फ आप 1-2 एग्जांपल्स कर लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है कि जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। फिर आपको पता कैसे लगेगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, तो मैं आपको, ये आपको साइड में जो टेबल दिख रही है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें पोटेशियम होगा, और जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे ही नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, सबसे ऊपर वाला मोर रिएक्टिव, फिर नीचे वाला लेस, फिर लेस रिएक्टिव, ऐसे होते जाएंगे। तो आप इस टेबल को लर्न करोगे ताकि आपको याद रहे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा के उसकी जगह ले लेगा, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अभी भी अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप जो है कमेंट में मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।